जैसा कि मैंने आपको DBMS के फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को बताने की कोशिश कर रहा था और मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है और उसके एक छोटे से बड़ी पहलू को मैंने बहुत अच्छे से विथ एग्जांपल आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आपको अगर नहीं देखे फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में फाइल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। लेट्स नाउ आज मैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर का अगला टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। जिसके मैंने टाइप्स बताए थे, 4 टाइप्स बताए थे। उसका एक टॉपिक था सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और मैंने ISM फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में बता दिए थे। तो आज के मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखो, आप जाके लेक्चर बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हुए हैं, जाके देखोगे तो पूरा बोर्ड भर के आएंगे, 10 मिनट में समझा के चले जाएंगे, वो फील नहीं आता। मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ कि समझो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे लाइव विजुअलाइजेशन जैसी चलती रहेगी, वो चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसानी से समझोगे। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में आप एक चीज़ें सबसे मस्ट आप चीज़ें समझना चाहिए। सीक्वेंस मतलब क्या होता है। आप जैसे घर में जा रहे हो, तो अगर मेरे घर में शादी हुई है तो लगभग अगर किसी को एंट्री करना है एक गेट से, तो आप यही बोलोगे सीक्वेंस वाइज आप आ जाइए, एंट्री कर लीजिए। तो इसका सीक्वेंस मतलब क्या, सीरियल वाइज। लेकिन हम यहाँ पे DBMS में इसको बोलेंगे वन टू अनदर या अनदर टू वन। मतलब आप एक के बाद एक दूसरे को आने की एंट्री करेंगे। अब मेन वो टॉपिक्स आएगा कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो वो डिफाइन करने के लिए कभी नहीं आएगा, पूछेगा सीक्वेंशियल फाइल का एडवांटेज क्या होता है। मैं सर यही बता रहा हूँ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। अगर सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो इसके एडवांटेज पूछा जाएगा। लेकिन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन में बता दे रहा हूँ। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज आल्सो नाउन एज वन टू अनदर इन स्टोरिंग टू डाटा या स्टोरिंग टू रिकॉर्ड इन ए फोल्डर या इन ए फाइल। और सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को मैं यूज क्यों किया जाता है, जैसे कोई भी डाटा अगर हमको ईजिली स्टोर करना है, अपडेट करना है या फिर सॉर्टिंग करना है, तो वहाँ पे हम सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। नाउ डिफाइंड इट, जैसे मेरा एक ये डाटा स्टोर कर रखा है R1, R2, R5, R6 ... R10। तो ये जो होता है इसका कहा जाता है प्राइमरी की, और जो ये होता है इसको हम कहते हैं इंड की, या इंड पॉइंट भी बोल जा सकता है। एक्चुअल में इंड पॉइंट ही है। तो अगर हमको इसको, अगर किसी इसमें एक फाइल को अगर मुझे डिलीट करना R6, तो आप इसको इजीली फाइंड, जैसे मैंने आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को बताया था, फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के ही पार्ट है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में मैंने बताया था कि किसी फाइल्स को अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसको सर्च करेंगे, डिलीट कर सकते हैं Ctrl+F लाइक ए फोल्डर। मैंने आपको विद एग्जांपल उसको समझाया था। वैसे ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम उसी बेस पे काम करता है। जैसे लाइक मैंने R6 को डिलीट करना है तो आप जाके सीक्वेंस टू सीक्वेंस चेक करेंगे, R6 जाके डिलीट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एडिट देन R6 एडिट नाउ, क्लिक। इफ यू वांट टू अपडेट देन R6 नाउ यू वांट टू अपडेट देन यू क्लिक अपडेट की। सो इज द इजीएस्ट पॉइंट। तो आपको कोई पूछेगा कि अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को क्यों यूज करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कोई भी डाटा को मुझे रखना है तो हम उसको एक इजी वे में रख सकते हैं, इजीएस्ट वे में रख सकते हैं, और इजी टू अंडरस्टैंडिंग होता है और सिंपल होता है। इसीलिए हम सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में रखते हैं। और सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का सबसे मस्ट पॉइंट यही है कि इसमें कोई भी डाटा सीक्वेंस से 1 to 1 रखा जाता है, ना कि अब जैसे मैंने R1 लिखा था तो यहाँ पे R2 लिखा, यहाँ पे R5 लिखा, तो R6 बिल्कुल नहीं होता है। ये सॉर्टिंग फॉर्म में होता है। तो आपको जब भी इसके बारे में डिफाइन करना होगा तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए डिफाइन करना है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आप लिख सकते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सॉरी
types of sequential file organization system. In file organization system, sequential file organization system is always storing data in a sorted form, not a unsorted form. आप बहुत सारे भी देखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, उसके बारे में मैं डिफाइन करूंगा. ये सीक्वेंशियल जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, इसका मेन मोटिव होता है कि ये अपना कोई भी डाटा सीक्वेंशियल फॉर्म में ही रखता है, सॉर्टेड फॉर्म में ही रखता है. नाउ define now if you want to insert one element, to how to insert in a file, in a sequential file, and how to inserting inserted element. Now let's define it. I want to define it before I erase it. Now see this figure. R1, R2, R5, R dash 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 R10. This is the sequence. If you want to store like a R4, if you store R4, sorry R5 नहीं R4, अगर हमको R4 नाम का डाटा इसमें स्टोर करना है तो मुझे कैसे स्टोर करना है और कैसे इसमें काम करता है और कैसे सॉर्टिंग करता है, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए हम डिफाइन करते हैं. जैसे आपने R4 नाम का जैसे कंट्रोल प्लस बी दबाया, जैसे कोई डाटा कॉपी किया और उस फोल्डर में जाके सेव कर रहे हैं उस फाइल में, तो कंट्रोल प्लस बी किया और वो डाटा जाके सेव हो गया, लाइक वो R4 नाम का है. तो आप वहाँ पे जब सेव करेंगे तो यहाँ एंडिंग पॉइंट में ही सेव करेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपना फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का ये रोल है कि वो सॉर्टेड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसको सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर कर लेगा. यहाँ R4 हो जाएगा. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ sequential file organization system. It is most important for your examination, and you make to advanced level knowledge, then you now sequential file organization system. This figure is most important for your examination. मतलब अगर आप R4 को यहाँ पे स्टोर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जाके यहाँ पे अपना मतलब सॉर्ट हो जाएगा, और इसीलिए सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज करते हैं. नाउ आपने कभी अभी जैसे लाइक आपने आप जाहिर सी बात है आप एज ए कोडर जरूर होंगे, क्योंकि आपकी गेट एग्जाम या यूपीएससी या फिर आप इस यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सी और C++ आदि इस सारी कोडिंग के बारे में आप समझे होंगे. तो आपको मैं आपके रियल लाइफ के इम्प्लीमेंट में बता रहा हूँ, आप जाके देखे होंगे और आप ये चीज़ें देखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को क्यों यूज करते हैं. आप जैसे माना कोई प्रोग्राम लाइक मैंने सी का प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को मुझे सेव करना है, तो Ctrl+S दबाओगे तो वहाँ पे लिखा लाइक मेरा नाम सूरज दुबे .c. If you save one program, then create new program. Or if you want to save surajDube.c, not save this program, and computer gives one instruction. Their program is saved surajDube.c. If you want to save this program, this name, then this is implement surajDube.c. मतलब इसका ये है कि अगर ये प्रोग्राम सूरज दुबे के नाम से सेव करना है तो इससे पहले surajDube.c से प्रोग्राम सेव हो चुका है, और अगर यही प्रोग्राम अगर फिर से आप सेव करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम उसी को जाके मतलब उसी में जाके इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो प्रोग्राम हमारा डिसएक्टिव हो जाएगा. मतलब एक नाम से एक ही प्रोग्राम हो जाएगा, डुप्लीकेट प्रोग्राम फाइल सिस्टम में काम नहीं करता. और आप जाके वहाँ पे देखेंगे कोई डिस्क होती है तो उस डिस्क में आप वहाँ पे लिखा रहता है कि सी डिस्क है, तो आप आल प्रोग्राम से देख रहे हैं, आल फोल्डर देख रहे हैं, आल फाइल्स लिखा रहता है, तो वहाँ पे सारे फाइल्स के प्रोग्राम्स को चेक करके ही बताता है. ये वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझा होगा और आप इस सब टॉपिक को समझ गए होंगे कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है. लाइक आपने 100 नाम कॉपी किए और 100 नाम अनस्ट्रक्चर्ड हैं और किसी फोल्डर में सेव कर रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो 100 फॉर्म कभी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं सेव करेगा. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100, मतलब वो सीक्वेंशियल फॉर्म में ही सेव करेगा. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. समझे ये बात को कि नहीं समझे? शायद समझे होंगे. सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम काम क्या करता है, और ये डुप्लीकेट फाइल को रिमूव कर देता है, कभी डुप्लीकेट फाइल नहीं स्टोर करता, और इसीलिए हम सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज करते हैं. और इसमें सबसे बात ये है कि इसमें इजी टू अंडरस्टैंडिंग होता है और इजी टू सेविंग होता है, इजी टू
मेकिंग होता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूज करते हैं। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का ही पार्ट है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और जिसका काम होता है सॉर्टिंग करना, डिलीटिंग, अपडेटिंग, इंसर्टन और अपडेटेशन। इन्हीं सारी चीज़ों को आसानी तरीके से किया जाता है, इसलिए सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आप जब भी पेपर आएगा देख लेना, आप पूछा जाएगा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के एडवांटेज को बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय sequential file organization system and defined major advantage of file organization system, then you easily to define sequential file organization system is used to one या one to another data storing related to data या relate to data या another data in a file by sorted form, not a unsorted form. If you want to insert an element, then you easiest to insert one element in the file. I hope sequential file organization system you are understand now, and now defined it advantage of sequential file organization. Advantage फर्स्ट एडवांटेज होता है easiest to insert element. Now I want to erase these parts. Now second is easiest to insert element, easiest to sorting डाटा। एलिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे डाटा भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आपको पता ही ये फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ईजिएस्ट टू सॉर्टिंग डाटा, यहाँ पर भी रिकॉर्ड एलिमेंट, ईजिएस्ट इंसर्शन, ये इंसर्शन का ही पार्ट है, यहाँ पे लिख सकते हो डिलीशन, मेंटेन है, इजी टू मेंटेनेंस, एंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए यार, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। टू मेंटेनेंस, remove to duplicate फाइल, मतलब ये डुप्लीकेट फाइल को रिमूव करता है। एडवांटेज मैंने आपको डिफाइन कर रखे थे, मैंने वो उसके बारे में लिख दिया। आई होप इसको समझ में। इन सारी की नोट्स आपको जब लेक्चर खत्म होने वाला है बहुत जल्द, मैं एक्सक्यूएल के कुछ टॉपिक्स हैं उसको, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कुछ टॉपिक को डिफाइन करूँगा। ऑटोमेटिक सारे मैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। 50% कवरेज हो गया। आप अगर मेरे सारे लेक्चर देखेंगे तो I100 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर दिया था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी समझ में आए नहीं समझ में आए कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ ना एक दिन तो मेरे को सफलता मिलेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास कर रहा हूँ, और आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा आप बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा बेटर करने के लिए। तो और मेरा DBMS का मैं लेक्चर बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ। मैंने बोला था 22 लेक्चर या 23 या 20 इन्हीं सारे के बीच में ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1-2 लेक्चर्स बढ़ जा रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ लेक्चर्स मैंने बताया था कि एक ही लेक्चर में कवरेज हो जाएगा, वो नहीं कवरेज हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर दूंगा उसको। तो 1-2 लेक्चर बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल 25 के अंदर सारे DBMS के लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस इज द माई 13 या 14 लेक्चर।
और मैंने इससे पहले 12 से 13 लेक्चर आपको पढ़ा दिया, तो आप उसको पढ़िए और इसको पढ़िए, आपको 100% समझ में आएगा। और देख लेना आपको 25 लेक्चर के अंदर DBMS में 100 नंबर गेन कर पाएंगे आप। और आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए और मैं आपको ऐसा ही पढ़ाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सूरज दुबे, NB क्लासेस। आपका सपोर्ट, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। धन्यवाद।